तो साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं दिल्ली से हमारी ये खास पेशकश। मेरे साथ के पी चौधरी हैं और आज एक विशेष मुद्दे पर बहुत दिनों बाद के पी चौधरी साहब से मुलाकात हुई है। मुद्दा सुधीर चौधरी का है। एक बड़े चैनल के वो न्यूज एंकर हैं और जिस तरह से उन्होंने आदिवासी समाज के लगभग 15 करोड़ लोगों को टारगेट किया है, तो सब उनका कहना है कि ये आदिवासी समाज के लोग अगर फटे हुए धोती कुर्ते में होते, बकरी की बेल्ट इनके हाथ में होती, गोबर कर रहे होते, जानवर का गोबर उठा रहे होते या अपने घर के ऊपर गोबर की लिपाई कर रहे होते, तो ये उनको आदिवासी दिखाई देते। आज ये आदिवासी गाड़ी में घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, इनका इतना लाइफ स्टैंडर्ड हाई कैसे है, ये उनके पेट में मरोड़ है। जबकि वो खुद दिल्ली में रहते हैं, 1-2 लाख रुपए की वो सैलरी लेते होंगे अपने चैनल से। वहीं वो मुख्यमंत्री, एक तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर वो खुद मुख्यमंत्री हैं। उनकी वो आय बता रहे कि 3 लाख रुपए के हिसाब से साल की इतनी उनकी आय है, जबकि उनकी खुद की भी आय 1.5-2 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। जहाँ पर वो जॉब करते हैं, अगर साल की उनकी आय भी देखी जाए तो इतनी होगी। तो दिल्ली में मुझे लगता नहीं कि वो अपने घर से बैलगाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाते होंगे, वो भी गाड़ी में ही जाते होंगे। मतलब ये जो जातिहीन भावना है, ये कहाँ से आती है? आप लगभग 30 वर्षों से इस तरह के मुद्दों को इस ऑफिस से उठा रहे हैं। ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन लगभग 55 संगठन आपके महासंघ के अंदर सम्मिलित हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों वैंकूवर कनाडा में था, तो मेरा वहाँ पर एक ओपन इंटरव्यू 1 घंटे का रहा। उसमें पूरे विश्व के लोगों ने मुझसे सवाल पूछे और कास्टिज्म पर भी सवाल पूछा गया कि भारत में जातिगत व्यवस्था की स्थिति क्या है। तो मैंने वहाँ बहुत जिम्मेदारी से स्पष्ट किया कि ये जातिवाद भारत में सुनिश्चित तरीके से तैयार किया गया है। इसको तैयार करने वाले लोगों को उनके इसमें निहित जो है, मतलब वो उनके हित निहित हैं इस व्यवस्था में, वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे और उससे इस व्यवस्था के चलते वो अपने हितों को साधने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ तक सुधीर चौधरी जी का मामला है, मैं सुधीर चौधरी जी को ज़्यादा नहीं जानता कि उनका इतिहास क्या है, कि उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री थे या कहीं बाहर से क्या हो सकता है। मैं शिबू सोरेन की बात कर रहा हूं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं सुधीर चौधरी जी की बात कर रहा हूं। मुझे उनके पिताजी के बारे में पता नहीं कि वो कितने बड़े खानदानी मालदार हैं या किस पृष्ठभूमि से आते हैं। वो अफगानिस्तान से आए थे जैसे दूसरे बहुत सारे लोग भारत में आए हैं, तो मुझे तो उनके इतिहास का ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं और जो शिबू सोरेन साहब हैं वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनके सुपुत्र के रूप में हेमंत सोरेन साहब वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी उनको ईडी के चलते अब इस्तीफा देना पड़ा है, लेकिन उनकी एकता एकजुटता, जो ट्राइब समाज ने अपनी एकता एकजुटता दिखाई है और 43 जो विधायक थे उन्होंने अपनी परेड जो है राजभवन में जाकर की और आज उन्होंने अपने दम पर अपने ST नेता को ही चुन करके और दोबारा कर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं ट्राइबल समाज के नेताओं को सैल्यूट करता हूँ, सिजदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी एकता एकजुटता उस स्थिति में दिखाई जबकि कुछ लोग उनकी एकता एकजुटता को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की फिराक में थे। सुधीर चौधरी जी का जो बयान है कि उनकी तनख्वाह 2,75,000 है हेमंत सोरेन जी की, और वो जितनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, जो भी उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से सुधीर चौधरी जी की आय की मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनकी आय का आकलन किया जाए कि वो कब कहाँ पैदा हुए, उनके पास जब पैदा हुए तो क्या क्या उनके पिताजी के उनके पास साधन थे, आज उनके पास क्या साधन है और कहाँ से वो पैसा आया। मैं सरकार से, मैं एक जिम्मेदार भारत का नागरिक होने के नाते भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों की आय की जांच होनी चाहिए कि इनके खर्चे कहाँ से चल रहे हैं, इनके पास में इस एंकर का काम करने से पहले इनके पास क्या साधन थे, क्या इनकी पूंजी थी और आज इनके पास कितनी पूंजी है। रही बात जहाँ तक हेमंत सोरेन जी के बारे में, उन्होंने कहा है कि वो 2,75,000 रुपये की सैलरी तो पाते हैं, लेकिन जब वो उनके खर्चे हम देखते हैं तो 2,75,00,000 पर मंथ नहीं बल्कि इससे ज़्यादा वो खर्चे उनके दिखाई देते हैं। इसके लिए ईडी अपना काम कर रही है, सरकार की एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, ये काम किसी एंकर का नहीं है। लेकिन जातिगत विद्वेष को फैलाना, एक ट्राइबल समाज, जिस ट्राइबल समाज की एक लेडी को हमारे भारत की सरकार ने पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है वहाँ पर उनको काम करने का एक अवसर दिया है, उस समाज के दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति हेमंत सोरेन जी के बारे में एक छोटे से पत्रकार का कहना कि ये 2,75,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला आदमी इतनी शान शौकत के साथ कैसे चलता है, ये काम निश्चित रूप से किसी पत्रकार का, किसी एंकर का है ही नहीं। मैं इसमें भारत की सरकार से मांग करता हूं कि श्रीमान जी जो ये धार्मिक उन्माद और ये सामाजिक उन्माद और सामाजिक भ्रातभाव को ये यहाँ पर डिस्टर्ब करके इस भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, ऐसे एंकर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए
और भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत सुधीर चौधरी साहब को उनके कृत्यों के लिए तुरंत जेल भेजना चाहिए। तो साहब आपको ऐसा नहीं लगता जो सरकारी संसाधन जो मुख्यमंत्री को मिलने चाहिए, जो शिबू सोरेन को मिले हैं, देश के और भी जो 30 मुख्यमंत्री हैं उन सबको मिले हैं, तो वो शिबू सोरेन को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? किसी और मुख्यमंत्री के बारे में आज तक उन्होंने इस तरह की चर्चा नहीं की है। लेकिन निश्चित रूप से जातिगत दुर्भावना इसका सीधा सीधा मैं कहूंगा कि सीधा मामला बनता है। आप मानते हैं देश के निश्चित अंदर रूप से जातिवाद है? एक छोटा सा एंकर, एक छोटा सा एंकर समझ, एक एंकर की क्या पोजीशन इस देश के अंदर है? वो इंटरव्यू लेता है, दूसरे लोगों के इंटरव्यू लेता है, वो अपना इंटरव्यू नहीं लेता बल्कि दूसरों के लेता है। मैं तो एक एंकर को, भारत का प्रधानमंत्री तो होता नहीं है, भारत का राष्ट्रपति तो एक एंकर होता नहीं है। एक एंकर को अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। और इस एंकर की जातिगत दुर्भावना इस बात से है कि देश के अंदर 28-30 मुख्यमंत्री और भी काम करते हैं, उन लोगों के जीवन स्तर की उसने समीक्षा नहीं की, बल्कि अनुसूचित जनजाति समाज के इकलौते चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के लाइफस्टाइल के बारे में जो उसने सवाल उठाए हैं, ये सुधीर चौधरी की जातिगत दुर्भावना का सीधा सीधा मामला है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 और 2015 के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ एक FIR दर्ज होकर के उसको जेल भेजना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि कहीं भारत का सौहार्द, ऐसे लोगों की हरकतों से भारत का सौहार्द न बिगड़ जाए। चलिए, आपके लिए जो आपने बात कही है उस काम को हमारे आदिवासी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जतिन जी, उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर रांची में, उत्तराखंड में उनके खिलाफ एक SC/ST में FIR दर्ज कर दी है। पहले तो पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई कि कम से कम आदिवासी समाज अपने हक हकूक़ के लिए, अपनी जागृति के लिए इस बात को समझने लगा है। अभी तो 75 वर्ष हुए हैं कि 75 साल में अगर एक मुख्यमंत्री देश के अंदर बनता है तो इन जातिवादियों के पेट में इतनी मरोड़ उठती है कि उसकी गाड़ी, उसका प्लेन, जेट, उसका लाइफस्टाइल उनके आंखों में चुभता है। तो सब आप कई दशकों से इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। आपने सब्बीरपुर वाले मामले में भी इस तरह के मुद्दे उठाए थे, उस ऊना कांड पे भी इस मामले में उठाए थे। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद आपके साथ भी जातिवाद कभी हुआ? जैसे कि आप बताते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर कि आप बुलंदशहर के वेरा फिरोजपुर गाँव से एक पजामा रहा करता था आपके साथ में, आप मेरठ के हॉस्टल में गए, वहाँ पर भी आप उसी पजामे को सुबह धोते थे, सुबह शाम को पहनते थे। आपके साथ भी जातिवाद हुआ? कुछ शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, यहाँ ये बड़ा विचित्र सवाल अंतानी साहब आपने आज मुझसे किया है जी। जीवन में जातिगत आधार पर अनुभव मैं उनसे अछूता नहीं रहा, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया और जो उन्होंने मेरे को संस्कार दिए, मैंने हर ऐसी गतिविधि, ऐसी किसी हरकत को जिसमें मुझे जातिवाद की बू आई, मैंने उसका बड़ा खुलकर विरोध किया। मैं एक घटना आज भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कुमार आश्रम छात्रावास मेरठ का विद्यार्थी था। मैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था। उस समय वहाँ त्यागी समाज के लोग वहाँ पर हॉस्टल के आसपास रहते थे। उन्होंने आपस में सलाह की और लाला लाजपत राय ट्रस्ट के द्वारा वो हॉस्टल संचालित होता था। वहाँ वो गए, दिल्ली आए, जा करके उन्होंने उस हॉस्टल को ख़त्म करा करके वहाँ पर प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिया। अब समाज के 150 बच्चे कहाँ जाए रहने के लिए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मैं उस हॉस्टल का जनरल मॉनिटर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी, उस समय मैं पढ़ता था। तो मैंने कहा यार ये हॉस्टल किसने ख़त्म कर दिया। तो हॉस्टल ख़त्म करने की जब कहानी समझ में आई तो हमने कहा हम देखते हैं कैसे यहाँ पर प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर होता है। उनकी खीर बन रही थी, हमने बोरी का टुकड़ा पकड़ा और उसकी खीर को उसके आग के ऊपर पलट दिया और हमने कहा यहाँ SC/ST समाज के बच्चे रहते हैं, वही रहेंगे। हमने उन मिलिट्री के लोगों को उस हॉस्टल से बाहर निकाला। मामला दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक आया। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि उस प्रोटेस्ट के चलते हुए मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर कैंसिल हुआ और वहाँ SC/ST समाज के बच्चे, क्योंकि मैं ये बात आपको सन 80 और 82 की बता रहा हूँ और इस बात को भी बड़ा लंबा समय हो गया, आज तक वहाँ SC/ST समाज के बच्चे उस छात्रावास में रहकर अपना जो है करियर बना रहे हैं। उसके बावजूद पिछले साल उसी जहाँ रहते थे हॉस्टल में उसकी बिजली काट दी गई थी। हाँ, मैं जब बिजली काटी गई थी तो मेरे पास जब संज्ञान में आया तो मुझसे बच्चों ने कहा कि हमको इन्वर्टर के लिए कुछ पैसे दीजिए। तो हमने उस समय उनको 25,000 रुपया इन्वर्टर के लिए दिए। साथ साथ हमने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के जो मेंबर थे मिस्टर पासवान, उनको लेकर के हम मेरठ गए। मेरठ में वहाँ जिला कलेक्टर को हमने बुलाया। जिला कलेक्टर से बात करके नहीं कि वहाँ पर उनकी बिजली जुड़वाने का, हमने कहा कि इनकी बिजली जोड़िए, बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और जिला कलेक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब हम सर्किट हाउस में पहुँचे, वो जो है जो कावड़ियों के इंतजाम में लगे हुए थे, तो हमने उनको खुद फ़ोन करा कि मिस्टर कलेक्टर आप यहाँ पर आइए। हमारे कहने पर वो वहाँ पर आए। आने के बाद में संबंधित SSP और सारे पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया और हमने कहा कि भैया इन बच्चों का जो है ना हॉस्टल की लाइट को आप जरा चालू करवाइए। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने उसमें संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उन बच्चों की समस्याओं को हमने दूर कराने का हर संभव प्रयास किया। चलिए वापस अपने साक्षात्कार पर आते हैं। सुधीर चौधरी की बात चल रही थी। इस देश के अंदर SC/ST के लिए आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है 7.5 करोड़ रुपए 4 घंटे में मात्र अयोध्या में एक दिया जलाने में फूंक दिए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल के सरकारी स्कूलों को
नियमित रूप से राजस्थान के अंदर लगभग 4 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। यही आंकड़ा लगभग उत्तर प्रदेश का भी है। शिक्षा के ऊपर इनके खर्च करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अपनी चलती में ना चलाए, मैं उसे आदमी नहीं मानता। मैं बहन मायावती जी को याद करता हूं, उन्होंने जब 5 साल प्रधान रही मुख्यमंत्री, और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनवाए, उन्होंने नोएडा के अंदर लड़कियों के स्कूल खोले, नहीं यूनिवर्सिटी बनाई, जिनकी सरकार वो अपने तरीके सरकार चला रहे हैं। हमारी जब सरकार थी 5 साल की, तो हमने भी सरकार अपने तरीके से चलाई। और हम बहुजनों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, अपने शासक खुद बनो, अपनी सरकार खुद चलाओ और अपने हिसाब से इस देश को आगे लेके चलो। जहाँ तक दिए जलाने की बात है, धार्मिक आस्था का विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति इसमें रहता है। कोई दिए जलाता है, अगर उसे खुशी मिलती है तो मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। बट मैं ये जरूर कहूँगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बन जाती है इस कठिन परिस्थिति में, जब आप कह रहे हैं कि धर्म की उनकी अपनी आस्था है, वही आस्थावान लोग चर्च के ऊपर झंडा फहरा रहे हैं, श्री राम का, बुद्ध विहार के ऊपर झंडा फहरा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने पहली प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूं, ऐसे देवताओं को लात मारता हूं, उनकी प्रतिमा के ऊपर श्री राम का झंडा फहराने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। इसमें मेरा यही कहना है कि ये धार्मिक उन्माद भारत के सौहार्द को बिगाड़ने का एक मुख्य कारण बनेगा। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि दीप जलाना किसी की धार्मिक आस्था का विषय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है और सब धर्मों के लोगों को इसमें देश में अपने अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर किसी धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्मों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो मैं उनको भी सलाह दूंगा कि ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे देश का जो एक वातावरण है दूषित होगा। देश के अंदर एक उन्माद का वातावरण फैल सकता है और इससे आने वाले दिनों में देश के सम्मुख अनावश्यक एक चुनौती को हम जन्म देंगे। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने अपने धर्म में लोग आस्था रखते हैं, अपने अपने धर्म में वो लोग समझे बात, अपनी जो भी मान्यता है उनके अनुसार आचरण करें, बट दूसरे धर्मों के जो मामले उनमें हस्तक्षेप करने से बचें। राजनीतिक बयान आप नौकरी में रहते हुए भी देते आए हैं और अब तो वर्तमान में आप एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा भी हैं, तो क्या कहेंगे 2024 को किस तरह से देखते हैं कि अगर इसमें पुनः एक बार मोदी जी, क्योंकि प्रबल दावेदार है, उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा दिख नहीं रहा है, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं है, अगर वो पुनः बन जाते हैं और पुनः केंद्र में बीजेपी सरकार आ जाती है, तो क्या इस देश का जो परिवर्तन है या इसकी हालत देखते हैं आप, या आप लोग शक्ति को इकट्ठा कर संगठित कर इस लायक सोच रहे हैं कि इस बार 2024 में उनको नहीं आने देंगे? देखिए, 2024 का फैसला भारत के मतदाता करेंगे और मेरा ये कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी इस विषय में कोई भी टिप्पणी करना। और मैं चाहूँगा कि हमें 2024 के नतीजों का, लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। अब पक्ष किसके पक्ष में मतदाता अपना निर्णय देता है, निश्चित रूप से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, वही सरकार बनाएगा। और जो हालात बने हुए हैं उन हालातों के तहत कि 2 पक्ष आमने सामने हैं, उनमें से एक पक्ष को सरकार बनानी है। जिसको भी भारत का मतदाता अपना समर्थन देगा वही भारत की सरकार बना के भारत का भाग्य विधाता बनेगा। मतदाता ईवीएम, देखिए ये इशू जो आपने छेड़ा है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मतदाता जो अपना मत दे रहा है उसके लिए माध्यम 2 पहले बैलेट पेपर के माध्यम से था। पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, विपक्ष पहले सड़कों पर है, पहले ये बैलेट पेपर के माध्यम से था, आज की डेट में ये ईवीएम मशीन के माध्यम से। तो ये चुनाव आयोग जो हमारा है उसको एक निर्णय लेना है कि क्या अगला चुनाव वो ईवीएम से कराना चाहेंगे या बैलेट पेपर से कराना चाहेंगे। मैं भारत के एक सामान्य मतदाता होने के नाते मैं भी चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का चुनाव लोगों के मन में संशय है कि कहीं ये जो जीत हो रही है इसमें कहीं ईवीएम का रोल तो नहीं है, उसको स्पष्ट करने के लिए भारत की सरकार से और चुनाव आयोग से मैं भी अपील करूंगा भारत का एक सामान्य मतदाता होने के नाते कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही ये थे चौधरी साहब जिन्होंने कई सवालों के जवाब बड़ी प्रमुखता से दिए। आपको क्या लगता है, कहाँ तक सहमत है, खासकर ईवीएम को लेकर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आंदोलन विपक्ष कर रहा है, विपक्ष के साथ साथ सामाजिक संगठन भी अब इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज तो जंतर मंतर पर छात्रों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि चौधरी साहब के सवालों से आप कहाँ तक सहमत हैं। अगर आपको कुछ और लगता है कि कभी चौधरी साहब से हमें कुछ और भी पूछना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में सवाल भी लिखकर भेजिए, जिससे कि अगली बार हम जब के चौधरी साहब से मिले तो आपके द्वारा दिए गए सवालों को हम चौधरी साहब से पूछ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ दिल्ली से आज महासंघ के ऑफिस से के चौधरी के साथ मनोज जनतानी। धन्यवाद।